हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपकी क्लास 9th का चैप्टर 5 है। और क्लास 9 में जितनी भी बायोलॉजी है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख सकें, सबसे पहले आप अपनी नॉलेज एनहांस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। हम लोग एनसीईआरटी से ही चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बायोलॉजी में तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया आपको बाहर से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीट क्लास 9th 11th 12th बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप लोगों ने रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसी में लिखा है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट थे मिस्टर रॉबर्ट हुक, उन्होंने कॉक में स्ट्रक्चर्स देखे हनीकॉम्ब जैसे। अब हनीकॉम्ब क्या होता है? ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं हनीकॉम्ब में, जिसमें से हम लोग हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने देखे होंगे हनीकॉम्ब होते बहुत बड़े बड़े, मतलब हेक्सागोनल बॉक्सेस, छोटे छोटे हेक्सागोनल बॉक्सेस मिलके एक बड़ा सा हनीकॉम्ब बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए कॉक में। अब कॉक क्या होता है? कॉक एक सब्सटेंस होता है जो कि हमें किससे मिलता है? फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो एक ट्री की जो बार्क होती है, जो उसकी छाल होती है, उससे हमें कॉक मिलता है। ठीक है, ये लोग आप जब ये आप 11th और 12th में चले जाएंगे तो आपको अच्छे से पूरी एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी कि जो हमारी वुड होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। कॉक होता है, फेलम, फेलोजन, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1665 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने अपना एक खुद का डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने यूज़ किया। तो आप उनकी एडवांसमेंट देख सकते हैं कि 1665 में जब इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था, जब इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप कुछ नहीं था, उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उसके थ्रू उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। और हमारे सरप्राइज़ के लिए, मतलब आप ये देखिए कि उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक टर्म भी कॉइन कर दी जिसे बोलते हैं सेल, और वो टर्म आज तक भी यूज़ होती है बायोलॉजी में। तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस टाइम में जब हमारे पास कोई एडवांसमेंट नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने ये जो बॉक्सेस उन्होंने ऑब्जर्व किए हनीकॉम्ब जैसे, इन्हें उन्होंने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे तो इसलिए उन्होंने लिटिल रूम या फिर सेल नाम दे दिया। ठीक है, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट लगे आपको, बट साइंस में ये टर्म आज भी यूज़ होती है। ये आज भी हमारी ये जो बॉडी जो हमारी जिससे कंसिस्ट होती है, जिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं हमारी बॉडी के, वो सेल ही होते हैं। तो सेल, छोटे छोटे सेल्स मिलके एक पूरा टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। तो ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें सबसे बेसिक यूनिट आपकी क्या होती है? एक सेल। और इसी सेल की हम कि कैसे हमारे लिए एक फंडामेंटल यूनिट बन जाता है हमारी लाइफ में, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आ जाता है वो होता है एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम अनियन के जो बल्ब होता है, अनियन जो होता है, उसकी हम जो आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसकी एक हम उसकी एक एपिडर्मिस लेयर को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स। उस फोरसेप्स की हेल्प से हम इस एपिडर्मिस लेयर को निकालेंगे और इस लेयर को हम एक वॉच ग्लास में रख देंगे जिसमें पानी होगा। ठीक है, अब वॉच ग्लास क्या होता है? एक ऐसा सा ग्लास का एक मतलब आप इसे कंटेनर या वेसल कह सकते हो। ठीक है, एक पतली सी ऐसी एक वो होती है प्लेट टाइप ग्लास की। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी पील निकली, ठीक है, इसको हमने इस वॉच ग्लास में रख दिया। क्यों रखा? ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस होती है, जो आउटर मतलब जो लेयर होती है, इसका एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? एपि मतलब आउटर और डर्मिस मतलब स्किन या लेयर। ठीक है, तो अब हमने इस लेयर को निकाला। हम किस साइड से निकालेंगे? कॉनकेव साइड से। तो जैसे हमारा ये जैसे ये हमारा मान लीजिए प्याज है, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली लेयर होगी, मतलब हमने इसे कट किया, यहाँ से हमने कट किया इसे, तो ये जो ये लेयर निकली ना, ये सिंगल, इसका जो अंदर का पोर्शन है, ये जो कॉनकेव साइड होती है, इसमें से हम इसे निकाल लेंगे।
ठीक है, हमने एक लेयर निकाली एपिडर्मिस की और हमने इसे वॉच ग्लास में रख दिया जिसमें पानी है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको एक ग्लास स्लाइड पे रखा, हमने बहुत छोटा सा पीस काटा, मतलब जो हमने लिया था ना वॉच ग्लास में, उसमें से हम बिल्कुल एक छोटा सा पीस निकालेंगे और हम उसे ग्लास स्लाइड पे रख देंगे और फिर हम उस पर पानी डालेंगे ताकि फिर से वो ड्राई ना हो, क्योंकि अगर वो ड्राई हो गया तो आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने इसका एक छोटा सा पीस लिया पील का फ्रॉम द वॉच ग्लास और हमने इसे स्लाइड पे रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हम इसको पेंट ब्रश के थ्रू, मतलब जो हमने कट किया है पोर्शन, उसे हम पेंट ब्रश के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे स्लाइड पे। पेंट ब्रश के थ्रू क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेंगे या कुछ भी लेंगे तो उससे हमारे सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, आपकी स्लाइड अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक पेंट ब्रश का यूज़ करेंगे जो कि सॉफ्ट होता है, जेंटल होता है, जिसकी वजह से हमारी जो पील है, हमारे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके बाद हम सैफरन से स्ट्रेन करेंगे। सैफरन क्या होता है? सैफरन एक स्टेन होता है जो कि रेड कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, जिससे हम इसे स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन हम कोई भी लिविंग थिंग या फिर कोई भी मतलब कोई भी सेल को अगर हमें वो करना है, ऑब्जर्व करना है, तो हम उसमें रेड, क्योंकि वो देखा आप जो अगर ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगी, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तो आपको इतने से दिखेगी नहीं, इसलिए हम एक स्टेन यूज़ करते हैं ताकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कवर स्लिप ऐसे रखेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना हो, क्योंकि अगर एयर बबल्स होंगे तो आपकी स्लाइड में जो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा। और कोई भी स्लाइड्स में एयर बबल्स होते हैं वो बहुत ही बेकार स्लाइड मानी जाती है साइंटिफिक टर्म्स में। एक स्लाइड जिसमें बबल्स हों वो नहीं कंसिडर करी जाती है, तो मेक श्योर कि आपकी स्लाइड में बबल्स ना हो। उसके बाद हम इसे, अब जो हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो गई है, अब हम उसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे ताकि हम उसे ऑब्जर्व करें। पर उससे पहले हमें माइक्रोस्कोप के पार्ट्स का पता होना चाहिए ताकि हम अपनी स्लाइड जो है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो जो पहला पार्ट होता है इसका, वो होता है एक आई पीस। आई पीस क्या होता है कि हम अपनी आई इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये एक लेंस, यहाँ पे लेंस, मतलब हमारी जो आई पीस होती है यहाँ पे इसके अंदर भी एक लेंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है इस पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हमारी आई इस पोजीशन पे होगी, हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पोर्शन जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, आई पीस। नेक्स्ट वी हैव इज द कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हम मान लो हमारी स्लाइड जो है हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें इतनी फाइन डिटेल्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट के थ्रू उसे ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमें कोर्स क्या होता है, रफ होता है, तो एक रफ आइडिया पाने के लिए कि हाँ है क्या, तो वो हम कोर्स एडजस्टमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज फाइन एडजस्टमेंट। इस नॉब को बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। अब इस नॉब से क्या होगा कि अगर हमें बहुत डिटेल्ड व्यू चाहिए अपनी स्लाइड का, तो वो हम फाइन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्म और बेस। आर्म और बेस जो है ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जो आर्म होती है इसमें, मतलब हमारे जो दो हैंड्स हैं, हम उनमें एक हाथ आर्म को होल्ड करेंगे एक हाथ से और दूसरे को हम बेस के अंडर रखेंगे ताकि हम अपने माइक्रोस्कोप को अच्छे से सपोर्ट दे सकें, क्योंकि हमें कभी भी एक हाथ से नहीं माइक्रोस्कोप को पकड़ेंगे, हम हमेशा दो हाथों से इसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आर्म और बेस इस चीज़ के लिए नेसेसरी है। बेस वो जगह है जिसके ऊपर ये रेस्ट करता है, किसी भी टेबल पे आप रखेंगे तो वो बेस के सहारे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका। इस लेंस से मतलब इसमें हमारे पास 3 मैग्निफिकेशंस होती हैं, 4x, 10x एंड 40x। ठीक है, 4x होता है कि अगर हमें मतलब बहुत ऊपर का व्यू, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड व्यू नहीं चाहिए, बहुत कम मैग्नीफाइड व्यू चाहिए, तो हम 4x यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लो मैग्निफिकेशन पावर। 10 में भी हमें बहुत रफ आइडिया मिलेगा कि हाँ होता क्या है स्लाइड में, कि मतलब हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है। वो बहुत एक छोटा सा व्यू दिखेगा हमें, मतलब पूरी स्लाइड जो है उसका बहुत छोटा सा पार्ट दिखेगा हमें, मतलब ओवरऑल स्लाइड दिखेगी, बट उसमें जो हमारा व्यू होगा, जो हमें दिखेगा, वो इतना क्लियर नहीं होगा। अगर हम 40x पे करें तो ये सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला होता है। 40x पे होता क्या है, 40x पे आपकी जो स्लाइड है, आपको एक एक सेल ऑब्जर्व कर सकते हो आप उसके थ्रू, आप एक सिंगल सेल के ऊपर फोकस कर सकते हो विद 40x। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस। और ये हमारे जो 3 यहाँ पे, मतलब एक ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाया, 3 होते हैं ऐसे अलग अलग मैग्नीफिकेशन के, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेज। स्टेज, ये जगह, ये स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज पे हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। ये स्विvel है जिससे हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी कनेक्टेड होता है। दिस इज़ द मिरर। ठीक है, अब ये मिरर जो होता है
अब हमारा माइक्रोस्कोप जो होता है ना, सब कहते होंगे, आपने सुना होगा अपने टीचर को, कि इसे लाइट सोर्स के सामने रखो। मतलब जो फेस है, जो फ्रंट फेस है, ये वाला फेस है, इसे हमेशा लाइट सोर्स के सामने रखो। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, जिसकी वजह से हमारी आई तक वो रिफ्लेक्शन पहुंचेगी और हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी स्लाइड की। तो इसलिए हमेशा जो मिरर होता है वो हमेशा लाइट की तरफ फेस करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अ कंडेंसर। कंडेंसर इसलिए होता है कि हमारी जो लाइट आ रही है हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, हमें कितनी लाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए, कंडेंसर उसके लिए। माइक्रोस्कोप स्लाइड, हमारी जो स्लाइड जो भी हम प्लेस करेंगे, जैसे एनएनपील वाली है हमने स्लाइड प्लेस करी। नेक्स्ट वी हैव इस क्लिप। क्लिप ये चीज़ है, लेट मी इरेज इट सो दैट आई कैन शो इट टू यू प्रॉपर्ली। ओके, तो ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हम क्लिप। ये होता है हमारी स्लाइड को पोजीशन पे रखने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज अ बॉडी ट्यूब। ये जो हमारी मेन बॉडी होती है, जो मेन बॉडी है हमारी माइक्रोस्कोप की, इसे बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ठीक है, तो जैसे अब हमें हमारे माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स पता थे, हमने अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन में जो हमें मिला वो ये था। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी स्लाइड में भी ऐसे हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे और उनके सेंटर में एक बहुत डेंस पार्ट मिला जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो हमारे जो सेल होते हैं, जैसे अनियन पील का जो सेल था, उसके अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होगा न्यूक्लियस। ठीक है, और वो न्यूक्लियस ही होता है जिसकी वजह से सेल्स डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेल का एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अब हमने जो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, कि जो हमने स्लाइड में ऑब्जर्व किया था, जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स हमें दिखी थी अनियन पील में, क्या वो हमें हर साइज़ में है? मतलब अनियन के अलग अलग साइज होंगे तो सब में भी सेम दिखेगी क्या? तो ये चीज़ एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। ये स्ट्रक्चर्स थे क्या? व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? पहले तो हम ये कवर करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो थे ये एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स साथ मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक एन अनियन बल्ब। तो हमारी जो बॉडी है या फिर कोई भी चीज़, जैसे कोई भी लिविंग चीज़ जो है, उसमें छोटे छोटे सेल मिलकर ऐसे ही एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब हमने जो ये अनियन बल्ब से डिफरेंट साइज़ के उनको लिया, उनकी पील्स निकाली और उन्हें ऑब्जर्व किया। ये सेल्स सबके सेम होंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। तो मतलब कोई मैटर नहीं करता कि साइज क्या है अनियन का, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें सेल्स दिखेंगे सब में वो सेम ही होंगे, कोई साइज डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। और ये बेसिक, हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, किसी भी लिविंग थिंग के। Not only onions but all organisms that we observe around are made of cells, जो कि मैंने अभी बोला। उसके बाद हम जाते हैं कुछ डिस्कवरीज पे जो हुई बाय द फेमस साइंटिस्ट दैट वी नो टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जो सेल जो था वो फर्स्ट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल किसमें? एक कॉक स्लाइस में, विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिस्टर ल्यूएनहॉक। ल्यूएनहॉक ने 1674 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने फ्री लिविंग सेल एक पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में। तो लिविंग सेल का क्या मतलब है यहाँ पे? जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। एक डेड सेल इन द सेंस, क्योंकि हमारी जो ट्री की जो bark होती है वो डेड सेल से बनी होती है। फर्स्ट लिविंग सेल जो ऑब्जर्व किया था वो ल्यूएनहॉक ने किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, डोंट गेट कंफ्यूज पीपल, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और दोनों की अलग अलग डिस्कवरीज हैं। उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, जो हमने पिछली स्लाइड में ऑब्जर्व किया था, जो अनियन पील में हमने ऑब्जर्व किया था, जो सेंट्रल डार्क पोर्शन था, दैट वाज द न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं मिस्टर परकिंजी। उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जब आप सेल की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो सेल होता है उसके अंदर एक सेंट्रल फ्लूइड पार्ट होता है जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद एक सेल थियोरी थी
जो कि एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए थी, जिसमें दोनों सेल्स थे, एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के लिए वो प्रेजेंट करी थी। दो बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था श्लीडन एंड शॉन। 1838 में इन्होंने, ये दोनों अलग अलग, इन्होंने इंडिविजुअल करी थी ये थ्योरी, फिर बाद में इन्होंने कंबाइन करके इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। तो ये जो थ्योरी थी ये श्लीडन एंड शॉन ने दी थी। इस थ्योरी को ही फर्दर एक्सप्लेन किया था रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में, बाय सजेस्टिंग कि ये जो सेल्स होते हैं, जो भी नए सेल्स जो बन रहे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं, कि मतलब जो सेल्स पहले से थे वो फर्दर डिवाइड होते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो नए सेल्स बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया 1940 में, तो ये पॉसिबल हो गया हम लोग के लिए कि हम ऑब्जर्व कर सके अपने सेल्स। उसके बाद डिस्कवर हुआ हमारा मैग्नीफाइंग लेंस। अब मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से हमने एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमने एंट्री करी, जहाँ पे हम हर माइक्रो मतलब छोटी, ठीक है, जो छोटी चीज़ें हैं जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जो हम अपनी आंखों की हेल्प से नहीं देख सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, इट इज नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से भी बन सकता है। इसके एग्जाम्पल अमीबा, क्लामिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो अगर आपको कोई बोले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल दो, तो अमीबा, क्लामिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया को आप बड़े आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल, और यूनि मतलब सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल, तो एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various human parts in multicellular organisms. दूसरे दूसरे ही हाथ पे हमारे पास बहुत सारे सेल्स ज्वाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं, जिसमें हर एक पार्ट का अलग फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में, ठीक है। इसमें मल्टी मतलब मेनी, तो मल्टी सेल्यूलर मतलब मेनी सेल्स, सच एज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हाँ, आपसे कोई पूछे कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दो, तो फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एवरी सिंगल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये हम कैसे बताएं, हमने पीछे पढ़ा था कि सेल्स, जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। तो जो भी सेल्स हमारे हैं वो डिवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में भी स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स होते हैं वो सेल्स कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन रप्चर हो गया, कोई डैमेज हो गया उस ऑर्गन को, तो स्टेम सेल्स उस ऑर्गन को रिपेयर करते हैं या फिर उसकी जगह ले लेते हैं। तो वो सेल्स डिवाइड करके दोबारा एक वही ऑर्गन रीजेनरेट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स भी होते हैं कई उसमें, कई ऑर्गेनिज्म में। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल सेल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। आरबीसीज हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बाद हमारे पास आता है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल होता है कि अगर हमारी बॉडी को कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लो हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया और हमारा हाथ पीछे एकदम, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये जो एक्शन, ये जो रिफ्लेक्स हमारा हुआ, ये सब कौन कैरी करता है, नर्व सेल्स। नेक्स्ट वी हैव इज ओवम। ओवम होता है हमारा फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गैमीट। ओवम हमारा फीमेल गैमीट होता है। जब आप आगे फर्टिलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें, मतलब आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ऑब्वियसली, तो उसमें भी आपको ओवम के बारे में ज़रूर पता होगा कि ओवम इज़ द फीमेल गैमीट। स्पर्म मेल गैमीट। नेक्स्ट वी हैव इज बोन सेल और ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद दिस इज फैट सेल। फैट सेल में काफ़ी सारी जगह, मतलब ये जो पूरा पोर्शन होता है, दिस इज ऑल फैट, दिस इज ऑल एम्प्टी एंड द हेयर वी हैव ए न्यूक्लियस। तो ये फैट सेल। तो हमारी बॉडी में ही इतने अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे।
ये जो पहला पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे, इसमें लिखा है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं उन सबका एक अलग फंक्शन होता है, और वो फंक्शन किस पे बेस्ड होता है, उनके शेप और साइज़ पे। तो मतलब जो सेल की शेप या साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा। जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमने पढ़ा था पीछे। वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो वो अपना खाना जिस तरीके से वो मतलब उसके लिए उसको अपनी शेप चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ केसेस में जो हमारी शेप होती है वो फिक्स भी हो सकती है, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में, ठीक है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि उसके सेल्स के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स में क्या होता है कि देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि मतलब हमारे जो हर सेल हैं वो अलग अलग काम करेंगे। कोई भी जो ऑर्गन है, जो सेल्स में ने मिलकर जो एक ऑर्गन बनाया है, उसका एक अलग फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हार्ट है, तो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारा स्टमक है वो खाना डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद हमारे पास जो एक सिंगल और सेल मतलब जो एक सिंगल सेल होता है उसके अंदर भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें अब डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। पर ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो मतलब सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर भी एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो कि किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स की वजह से। तो सेल ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल बनाती हैं। हु डिस्कवर्ड दिस सेल एंड हाउ? तो सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल। और किस में किया था? एक कॉक में, ट्री के कॉक में, और अपने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों होती है? स्ट्रक्चरल इन द सेंस कि हमारे जो सेल्स हैं उससे ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, और फंक्शनल क्योंकि एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। अब सेल जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है ये भी देख लेते हैं। हर एक सेल के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बेसिक चीज़ें होंगी ही होंगी, फिर चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कुछ भी हो, ये बेसिक चीज़ें होंगी ही। तो पहला हमारे जो टॉपिक आ जाता है इसमें वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और ये सेपरेट करती है हमारे सेल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारे सेल को आउटर एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ये अलाउ करती है किसी भी सब्सटेंस को एंट्री या एग्जिट। अब क्योंकि ये परमिशन देती है कुछ चीज़ों को, सबको परमिशन नहीं होती सेल के अंदर एंटर होने की, इसलिए दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के लिए ये परमिएबल है, ठीक है। अब कैसे होता है? अगर मूवमेंट अगर हो भी रही है तो फिर ये किस तरीके से होगी? गैसेस के लिए डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन एक मूवमेंट होती है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। हमारे जो CO2 होती है, ठीक है, ये सेल के लिए वेस्ट है, सेल को कोई ज़रूरत नहीं है CO2 की, CO2 वेस्ट है सेल के लिए। तो अब इसको सेल से बाहर निकालना है, तो अब ये क्या करेंगे, सेल में एक्यूमुलेट होता रहता है CO2, सेल में इकट्ठा हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। एनवायरनमेंट में अगर हम कंपेयर करें तो CO2 इज़ लो। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सेल में जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और एनवायरनमेंट में जहाँ लो कंसंट्रेशन है, मूवमेंट होगी हमारी हाई टू लो, जिसकी वजह से हमारी CO2 जो है वो सेल के बाहर चली जाएगी। अब ये मूवमेंट क्यों होती है हाई टू लो? इट इज़ बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव्स बैलेंस। तो हाई टू लो दोनों को ऑलमोस्ट बैलेंस करने के लिए ये ट्रांसफ़र होता है। कमिंग ऑन फर्दर, वाटर भी मतलब ऑक्सीजन के लिए भी ये चीज़ अवेलेबल, मतलब ऑक्सीजन के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, पर ऑक्सीजन में केस उल्टा हो जाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है और बाहर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाई टू लो मूवमेंट होता है और बाहर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो सेल के अंदर आ जाती है। वाटर भी ये लॉ ओबे करता है डिफ्यूजन का, पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। टर्म
अलग है बट मीनिंग सेम ही है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों का एक ही मतलब होता है। ऑस्मोसिस में भी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, बट फॉर वाटर द टर्म इज ऑस्मोसिस एंड फॉर एयर द टर्म इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक पैसेज होता है वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो मतलब ऑस्मोसिस एक वो पैसेज होता है पानी का जिसमें हाई कंसंट्रेशन, पानी जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार हाई टू लो कंसंट्रेशन होगी ये मूवमेंट हमेशा। अब अगर मान लो हम अपनी सेल को, एनिमल प्लांट सेल, किसी भी सेल को हम शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। अगर मान लो हमारा जो मीडियम है जो सराउंड कर रहा है सेल को, उसमें हाई वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब जो मीडियम पानी के आसपास जो मीडियम है उसमें ज़्यादा पानी की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और हमारा मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, तो मतलब हमारा जो बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा पानी की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। ठीक है, अब वो डाइल्यूट है, पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वो चीज़ हमेशा डाइल्यूट है। अगर पानी में आपने 10 ml पानी में, ठीक है, मुश्किल से 2 दाने डाल दिए चीनी के, तो वो ऑब्वियसली डाइल्यूट होगा क्योंकि पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? द सेल विल गेन वाटर। सेल विल गेन वाटर क्यों? क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन है पानी की वो ज़्यादा है और अंदर क्या है? कम कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो मूवमेंट होगी तो सेल में पानी भर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें हमारी पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री होते हैं पास करने के लिए इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब बट वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, मतलब ज़्यादा पानी, मतलब पानी जो है वो आगे, मतलब अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, पर ज़्यादा पानी अंदर आएगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास सेम कॉम्पोजिशन है, सेल की भी कंसंट्रेशन सेम है और बाहर के मीडियम की भी, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी वॉल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस, और हमारा ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जहाँ पे हमारी सेम हो कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी और बाहर भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द सेल विल स्टे द सेम साइज। अब मीडियम है एक जिसमें हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन है पानी की, बाहर जो कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल में ज़्यादा है, तो हाई टू लो होगी, फिर हाई टू लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा जो सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर चला जाएगा और हमारा सेल जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, पर पानी ज़्यादा जो होगा वो लीव करेगा दैन टू कम इन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ठीक है, इस केस में क्या होता है? हम वाटर को कंसिडर करते हैं। तो समझ आया, ऑस्मोसिस में हम वाटर की बात करते हैं और डिफ्यूजन में हम एयर की बात करते हैं। ठीक है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस विद एन एग। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एग है उसे हम दो अलग अलग सॉल्यूशन में रखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एग है वो श्रिंक होगा या फिर स्वेल होगा। तो अब देखिए, हमने सबसे पहले जो हमारा एग है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको हमने रिमूव कर दिया है किसकी हेल्प से? HCl की हेल्प से। अब HCl क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हमने हमारी जो आउटर कवरिंग है उसको निकाल दिया है। अब वो किसकी बनी होती है? वो आउटर कवरिंग जो होती है शेल की, जो वाइट कवर होता है बाहर का, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब ये हमने ये अपनी स्किन जो आउटर कवरिंग थी वो हमने निकाल दी। उसके बाद हमारा जो एग होगा उसको हम प्योर वाटर में डालेंगे। प्योर वाटर मतलब अगर पानी बाहर ज़्यादा है तो मतलब प्योर वाटर में डाल दिया तो पानी बाहर ज़्यादा हो गया और एग के अंदर पानी कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो मूवमेंट होगा वो, जैसे हमें पता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, तो बाहर जो प्योर वाटर में हमने एग रखा है वो पानी एग के अंदर मूव कर जाएगा और हमारा एग जो होएगा वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि हमने एक डी शेल्ड एग लिया, हमने उसका शेल रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ HCl। उसके बाद हमने उसे सॉल्ट सोल्यूशन में रख दिया, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, मतलब पानी कम है।
तो एग के अंदर पानी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, इसलिए हमारा जो एग के अंदर जो पानी है वो बाहर मूव कर जाएगा, क्योंकि हमारी मूवमेंट हाई टू लो कंसनट्रेशन होती है। तो हाई टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होगी तो एग के अंदर जितना पानी है वो सारा बाहर चला जाएगा और हमारा एग जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ से वो कम वाली जहाँ पे कंसनट्रेशन होगी पानी की वो वहाँ पे चला जाएगा। अब हम ये एक्टिविटी सेम हम रेजिन और एप्रिकॉट्स में भी देख सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ड्राइड रेजिन्स, किशमिश होती है उसको हमने या फिर एप्रिकॉट को हमने प्लेन वाटर में डाल दिया, ठीक है, और इसे लीव कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और फिर हमने उसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला, शुगर और सॉल्ट के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हर जो मतलब ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अब हमारी जितनी भी हमने जो भी हमारी रेजन्स हमने पानी में रखी थी, प्लेन पानी में, वो स्वेल हो गई, पर जो हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखी थी वो श्रिंक हो गई। इसका मतलब कि हमारे जो बाहर का मतलब जो जैसे हमने प्योर वाटर में डाला था तो वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, अंदर कम थी, तो इसलिए हाई टू लो मूवमेंट हुआ और हमारा रेजन स्वेल हो गया। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें, हम सॉल्यूशन की बात करें, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो बाहर जो पानी था जो कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में था वो कम था और हमारे सेल के अंदर पानी ज़्यादा था। इसलिए क्या हुआ, हमारा जो वाटर का मूवमेंट है वो अंदर से बाहर हुआ, हाई टू लो हुआ, तो पानी जो हमारे रेजिन के अंदर पानी ज़्यादा था वो सारा बाहर मूव कर गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला जब हमारा वाटर मूव कर जाता है रेजिन के अंदर, इसे हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। ठीक है, इम्बाइबिशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जब हमारा पानी मूव कर जाता है रेजिन के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट वगैरह जो होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब वो किससे करते हैं, पानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रूट से करते हैं, और रूट से जो वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का। तो अगर आपसे कोई ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल पूछे तो आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स लिख सकते हैं। दस, अब हम आगे बढ़ते हैं। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cell. तो सेल के अंदर पानी का एक्सचेंज और एयर का एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा सेल जो होता है वो अपने न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करता है एनवायरनमेंट से वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर बाहर जाते रहते हैं, और इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, एनर्जी। जो ये वाली मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है जिन्हें हम बोलते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, ये एनेबल करती है सेल को ताकि वो अपना खाना ले सके अपने अंदर फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे अमीबा होता है, अमीबा आप लोगों ने आई गेस देखा होगा 8th क्लास में। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और जैसे ये इसका फूड है ना, तो ये सूडोपोडिया बनाता है। ये फुट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फुट। तो ये ऐसे फुट अपने लेके आता है और फिर ये ऐसे इनगल्फ कर लेता है इस फूड को अपने अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है जिससे वो अपना फूड इनगल्फ कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस है, पहले उन्हें डिस्कस करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं जैसे CO2 है और पानी है, ऑक्सीजन है, ये कैसे सेल के अंदर बाहर मूवमेंट करते हैं। तो CO2 और ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि डिफ्यूजन होता है। अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, वो डिफ्यूजन होता है। और अगर वाटर का ही सिनेरियो हम ले लेते हैं तो वाटर में
ऑस्मोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। तो आप यहाँ पे वो दोनों एक्सप्लेन करेंगे जो आपको पिछली वीडियो में समझाया गया है। वाई इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एंट्री अलाउड होती है और कुछ को एंट्री नहीं अलाउड होती। तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को एक एंट्री मिलती है, एक परमिशन मिलती है, जिसकी वजह से हम उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेल वॉल। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हमारे पास एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। अब याद रखिएगा, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, यह आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। ये सेल वॉल जो होती है ये किसके बाहर आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब अंदर की हो गई। अब इसके बाहर जो एक और मेम्ब्रेन आती है वो होती है सेल वॉल। तो अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे कि सेल में सबसे पहले कौन सी लेयर है, फिर नेक्स्ट कौन सी लेयर है प्लांट सेल में, तो आप क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ अ सेल्यूलोज। अब यही बात अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करें तो वो किस चीज़ से बनी हुई थी? लिपिड और प्रोटीन। और जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब जो हमारा प्लांट है, जो कि सिंपल जो हमारा प्लांट है, जैसे हम देखते हैं कि वो प्लांट अपराइट खड़ा है, तो वो किस वजह से खड़ा है, किस चीज़ से खड़ा है? वो उसके अंदर भी तो कुछ एक सपोर्ट होगा उसके सेल्स में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर जॉइंड हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लीनियर मैनर में। तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट होती है? सेल्यूलोज से क्या बनता है? हमारी सेल वॉल। तो अब हमारा जो लिविंग प्लांट सेल होता है वो पानी भी लूज़ करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो अब क्या होता है कि कई बार एक श्रिंकेज और एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और हमारा जो सेल का अंदर का जो कंटेंट है वो हमारा सेल वॉल से अलग मूव करने लग जाता है। मतलब सेल वॉल से डिटैच होके वो ऐसे सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोलिसिस। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है और सेल का कंटेंट सेल वॉल से अलग हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस को ऑब्जर्व करने के लिए अब एक एक्टिविटी दी हुई है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रियो लीफ है जिसको हमने पानी में डाला हुआ है। पानी में क्यों? ताकि हमारे सेल्स ड्राई ना हों। ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे जो सेल्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। हमें कुछ ग्रीन कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। इस पॉइंट में आपको ये समझ आ रहा है कि हमारे जो सेल हैं उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, एक फंक्शन मतलब एक यूनिट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और वो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ये वही पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है शुगर और सॉल्ट का। स्ट्रॉन्ग मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें शुगर या सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में हो, पानी कम अमाउंट में हो। हमने एक माउंटेड लीफ पे इस सॉल्यूशन को डाला और हमने 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया। हमें क्या दिखेगा कि हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। सेल श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास बाहर जो सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड है, वाटर की क्वांटिटी कम है, पानी सेल से बाहर मूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रियो लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे सेल्स जो होंगे वो मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसी एक लीफ को माउंट करेंगे, उस पर एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डालेंगे हम, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि प्लाज्मोलिसिस होगी या नहीं। आप बताइए प्लाज्मोलिसिस होगी? वैसे प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट द डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे जो सेल्स हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, सिर्फ वही ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कैरी आउट कर सकते हैं। डेड सेल्स ये काम नहीं करेंगे। तो हमारी जो सेल वॉल होती है वो परमिट करती है हमारे प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स को टू विस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो हमारी सेल वॉल एक और काम क्या कर रही है कि ये हमारे जो बैक्टीरिया सेल, प्लांट या फिर फंजाई के जो सेल्स हैं उनको ये सपोर्ट, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ताकि अगर ये हाइपोटोनिक
सोल्यूशन में भी रखे जाते हैं तो ये बर्स्ट ना हो। ऐसे मीडिया में जो सेल जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और सेल स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है सेल वॉल पे, और जो वॉल होती है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है अगेंस्ट दी सोलन सेल। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम। अब सेल वॉल की वजह से ये क्या हो रहा है, जो सेल वॉल एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है सोलन सेल पे, उसी की वजह से एक बैलेंस का एक ऑपोजिट बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा नेट बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और हमारा सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता है। तो सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, न्यूक्लियस पे। ये सारे हमारे सेल के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सेल में मिलते हैं हमें। अब हमने जो अनियन पील की वो माउंट बनाई थी, आपको याद होगी। ठीक है, उस पर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था उस पील पे। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व करना था कि हम बिना आयोडीन सोल्यूशन डाले हम उसे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे क्या, हम अपने पील को, हमने सेल्स को? नहीं। क्यों? हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था कि हमारे जो सेल्स हैं वो कलर हो जाएं। पर क्या ये कलर जो करे हैं हमने सेल्स, ये इवनली कलर हुए थे? कुछ सेल्स डार्क होंगे, कुछ लाइट होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये किस वजह से होता है कि ऐसे डार्क और लाइट ऐसे क्यों अलग अलग कलर्ड होते हैं? अब क्या होता है कि हमारी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है अलग अलग रीजन की सेल में, वो अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट, मतलब वो डिफरेंट तरीके से कलर होती है। कुछ रीजन डार्क दिखते हैं, कुछ रीजन थोड़े ब्राइट दिखते हैं। ठीक है, अगर आयोडीन सोल्यूशन को भी छोड़ दें, हम सैफ्रॉन का यूज़ करा था क्योंकि हमने, या फिर मिथाइलिन ब्लू भी हम यूज़ कर सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसमें हम ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा पानी रखेंगे। अब हम एक आइसक्रीम स्पून जो होता है, जो प्लास्टिक वाला होता है, थोड़ा सा रफ साइड्स होती है जिसकी, उससे या फिर एक टूथपिक की हेल्प से हम अपना जो माउथ का जो इनर साइड होता है, जो हमारी चीक का जो इनर साइड होता है, उसको हम स्क्रैप करेंगे थोड़ा सा, हल्का सा। ठीक है, इतना भी नहीं कि ब्लीड हो जाए, थोड़ा आराम से करना है ताकि थोड़े बहुत जो सेल्स हैं वो हमारे स्पून पे स्टिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड पे रख के इस पर थोड़ा सा पानी डाल के उन सेल्स पे, और उनको मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन से स्टेन करेंगे, और फिर हम उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे जो चीक सेल्स कैसे दिखते हैं, ह्यूमन चीक सेल्स, वो आपको दिखा देते हैं एक बार। ये हमारे ह्यूमन चीक सेल्स हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन है आउटर, न्यूक्लियस, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे ह्यूमन चीक सेल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर हैं। ये ब्लू क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने इसे मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया है। तो ये था हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप दूसरी वीडियो पर जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर लौटेंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।